नमस्कार, सुदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साव। तो सुबह 8 बजे से आज काउंटिंग शुरू हो गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए को अभी 290, इंडिया गठबंधन को 229 है। तो यहां पर जिस तरह से अगर देखिए, एक तरह से आपस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि एनडीए 400 पार करेगी और बीजेपी खुद अपने दम पर 370 पार करेगी, लेकिन वो यहां पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एनडीए की अगर बात कर लें तो वो 300 पार भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ताजा आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती दौर में पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 35,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान 1,82,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल सीटों का आपको आंकड़ा बता रहे हैं। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11,000 वोटों से पीछे चल रहे थे वाराणसी से, लेकिन अब 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बार बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ वाराणसी में जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो यहां पर अभी सही साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो मार्जिन है बहुत कम है, 35,000। लेकिन जो शुरुआती दौर में पीछे चल रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे हो गए, 35,000 वोटों से आगे चल रहे। तो राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड और दूसरा रायबरेली से। दोनों जगह राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,82,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ हैं रवि परमार जी, एनएसयूआई मेडिकल विंग से। रवि परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो जो ये आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए 290 और इंडिया गठबंधन 229, इस पर भी आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आपकी बड़ी खबर अभी हमने आपको बताई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीछे चल रहे थे, अब 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी दोनों जगह से आगे चल रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में लगातार कम हो रही है, उससे आज ये स्पष्ट हो गया कि जिस तरह से वो उनको 35,000 वोट से आगे चल रहे, जहां की बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दावे किए थे कि हम लाखों वोट से शुरुआत से आगे रहेंगे, वही राहुल गांधी जी 50,000 से ज़्यादा वोट से रायबरेली से आगे चल रहे हैं अभी भी। तो मतलब राहुल गांधी जी की लोकप्रियता लगातार देश में बढ़ रही है। और अभी तो ये तीसरा राउंड है। आगे देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है पूरे देश में, और जिस तरह से एनडीए की जो सीटें अभी तक आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम। अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से छिंदवाड़ा, राजगढ़, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, इन सीटों पर ज्यादा अंतर से बीजेपी आगे नहीं है। छिंदवाड़ा में बात की जाए 19,000 वोट से आगे, राजगढ़ में 20,000 से, भिंड में 6,000 वोट से आगे सिर्फ बीजेपी, ग्वालियर में जिस तरह से 11,000 वोट से, वहीं मुरैना में 13,000 वोट से आगे बीजेपी है। तो ये ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। आने वाले राउंड में बीजेपी इन सीटों पर पीछे होगी। और जिस तरह से देखिए, ज्यादा बड़ा अंतर तो है नहीं कि बीजेपी आगे चल रही तो बीजेपी ही जीतेगी। अभी कई राउंड बाकी है और इन राउंडों में साफ हो जाएगा। अभी आप देखिए 2-3 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और कांग्रेस के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में देश में इंडिया गठबंधन की हम सरकार बनाएंगे। और जिस तरह से स्पष्ट हो गया कि देश की जनता ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े दावे किए थे चुनाव के पहले कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, वो उनका दावा पहले ही, उस दावे की हवा निकल गई थी। और अब जो 400 सीट का दावा जो कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस दावे की भी हवा निकल गई है और देश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। और जिस तरह से देश में लगातार इन्होंने जो चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति देश की जनता के सामने है। लेकिन रवि, देखिए जिस तरह से रवि जी यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 2014 हो गया, 2019 हो गया, लगातार यहाँ पर लोकसभा में बीजेपी बढ़ती जा रही है। और अगर अभी शुरुआती दौर में ही अगर अब बीजेपी 29 की 29 सीटों पर आगे चल रही, तो वाकई कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भले शुरुआती दौर है, लेकिन देखिए छिंदवाड़ा की बात कर ले, शुरुआत से यहाँ पर एक तरह से एक बढ़त बनी हुई है। नकुलनाथ शुरुआत से पीछे चल रहे हैं और जो फासला है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो बीजेपी एक क्लीन स्वीप का टारगेट लेके चल रही है, ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में वो अभी शुरुआती रुझानों में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभी तीसरा राउंड हुआ है
और जिस तरह से अभी स्पष्ट चीज़ें नहीं है, अभी 2-3 बजे तक सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। और जिस तरह से मैंने बताई आपको ये सीटें, इन पे बहुत कम अंतर से बीजेपी आगे चल रही है। 6,000, 11,000, 13,000, 19,000, ये ज़्यादा अंतर नहीं होता लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ लाखों वोटों की गिनती होती है। और इसमें आगे चल के स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें मध्य प्रदेश में कम होगी पिछली बार से। और जिस तरह से 2014 में जो सीटें आई थी उससे भी कम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सीट मिलेगी, क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, राजगढ़ में अच्छी स्थिति है, वहीं बात की जाए छिंदवाड़ा में अच्छी स्थिति है। वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भोपाल की जो सीट है यहाँ पर भी ज्यादा अंतर से प्रत्याशी आगे नहीं है, यहाँ भी 30-40 हजार का अंतर है। तो ये अंतर कवर करना मतलब 2-3 राउंड में अंतर कवर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो काउंटिंग चल रही है वो कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो उन सीटों की उन राउंड में जो अभी ईवीएम खुले हैं, और जब भी आगे देखिए ईवीएम जो चौथे और 5वें राउंड में आएंगे तो स्पष्ट सामने आ जाएगा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वाकई शुरुआती रुझानों में बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं राजस्थान से, और हमारे साथ परमिंदर कौर जी भी जुड़ गई हैं। आप प्रवक्ता परमिंदर कौर जी, देखिए जिस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत आप लोग ने कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक तरह से समर्थन दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी रुझान में आगे चल रही है। मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी विपक्ष को, बीजेपी को अनस्टेबल करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, पर यह भी नामुमकिन नहीं है। जैसे एग्जिट पोल आए थे वैसे तो ऐसे बताया जा रहा था कि इंडिया अलायंस 400 पार जा रहा है, पर रियलिटी तो कुछ और है। तो पॉलिटिक्स में ऊंट किस करवट बैठेगा और समय के साथ क्या बदलाव होंगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और देखिए इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात रही जनता की। यह इलेक्शन जनता ने लड़ा है, विपक्ष को तो हर तरह से सत्ता पक्ष ने कमज़ोर करने की कोशिश की। आप आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए, पूरा इलेक्शन जेल, कोर्ट, कचहरी, यही सब तो हमारे लीडर्स कर रहे थे कैंपेन करने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। उन्होंने समय ही नहीं डाला। हमारे आज भी 3-4 सीनियर लीडर्स जेलों में हैं। तो ये जो लोकतंत्र के साथ भाजपा कर रही थी, मुझे लगता है ये करारा जवाब है। और जैसे उन्होंने एक कल्ट को आगे बढ़ाया बीजेपी ने, तो आज की डेट में अगर ये हार होती है बीजेपी की, अगर वो 272 सीट्स पे खुद के बल पर नहीं जा पाती, तो ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने नकार दिया इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को। बीजेपी प्रवक्ता का नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वाकई देखिए परमिंदर जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से है, हालांकि शुरुआती रुझान ये देखना होगा, ये शुरुआती रुझान क्या जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ यहाँ पर पलटते हैं। लेकिन रवि परमार जी, देखिए जिस तरह से शुरुआत में हम कह रहे थे कि जैसे आपने वाराणसी की जिक्र किया आपने कि वहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन शुरुआती रुझान में अगर शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे थे और अब महज 35,000 वोटों से आगे, लेकिन वहां पर पाला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में पीछे थे लेकिन अब आगे हो गए और 35,000 वोट, अभी बहुत सारे राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी जगह यहां पर जो शुरुआती रुझान से लेकर लगातार ये फासला बढ़ता जा रहा है, तो एक ट्रेंड सेट हो गया ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे फासला बढ़ता जा रहा है। देखिए फासला बढ़े, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह से अभी कई राउंड बाकी है और इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसको बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार से बेहतर कांग्रेस परफॉर्मेंस करेगी, और जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि इन सीटों पर काफी कम अंतर है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप तो नहीं मिलने वाला है जो उनका दावा था। वहीं जो दावा था 400 पार का, वो दावे की भी इनकी हवा निकल गई। 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने की जो दावा था उसकी हवा निकल गई। तो इससे साफ हो गया है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। देश में सरकारी एजेंसी ईडी, सीबीआई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है। और देखिए देश की सबसे बड़ी संवैधानिक एजेंसी का मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी संवैधानिक एजेंसी सीबीआई, जिस पर पूरी देश की जनता भरोसा करती है, उसने न्यायपालिका के निगरानी में, उच्च न्यायालय की निगरानी में एक सीबीआई जांच चल रही थी मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की। उसमें रिश्वत लेते हुए सीबीआई के 4 अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए। देश में सबसे बड़ा वो है देश की संवैधानिक एजेंसी पर यह सवाल कि सीबीआई के अधिकारी अगर खुद रिश्वत लेंगे तो देश की जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की नेता लगातार कहते हैं कि हम सीबीआई और ईडी पर आरोप लगा
लगाते तो आज वो हमारे आरोप सच साबित हुए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा गया कि सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि सीबीआई भी भ्रष्ट है, ईडी भी भ्रष्ट है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं ये लोग। तो जिस तरह से ये आरोप तो लगातार आप लोग पहले भी लगाते रहे, लेकिन क्या जनता इन आरोपों से कन्विंस हुई? क्योंकि शुरुआती रुझानों में यहाँ पर सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी आरती विजय जी राजस्थान से। आरती जी, जिस तरह से देखिए यहाँ पर हम देखें आप लोग की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 400 पार एनडीए, 370 बीजेपी खुद अपने दम पर, लेकिन आप लोग यहाँ पर एनडीए भी 300 पार नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो बड़े दावे किए गए थे, ऐसा लग रहा है आप लोग जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाए थे। जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि सब कुछ हवा हवा ही है, बाकी ये लग रहा था हवा हवा ही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है 300 पार करना भी आप लोगों को। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये जो पावन पर्व है इलेक्शन का, लोकतंत्र का पर्व है, इसके रिजल्ट्स आज आ रहे हैं और रिजल्ट सबके सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा था कि अब 400 पार है, ये हमने एक नारा दिया था। साथ के साथ ही हमने ये भी कहा था कि हम और हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने आप जो 303 सीट लेके आई थी उससे हम बढ़ा करके करेंगे। और अभी नो डाउट हम पीछे चल रहे हैं, उसके जो हमारा नंबर है उनसे पीछे चल रहे हैं, बट अभी कोई बहुत बड़ी मतगणना नहीं हुई है। अभी 3-4 राउंड की मतगणना हुई है 32-33 राउंड में से, तो इट विल टेक टाइम। और जो समय बीतता जाएगा हो सकता है कि हम जो हमारा दावा था उसके आसपास हम पहुंच सके। नो डाउट आज की जो अभी जो खबर आ रही है और जो न्यूज है जो सभी देख रहे हैं, उससे नो डाउट एक अलग स्थिति बनी है। जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से स्थिति नहीं बनी है। बट हमारा ये मानना है कि जो राउंड चेंज होंगे, जो हमारी बीजेपी की और एनडीए की स्थिति सुधरती जाएगी। राजस्थान की बात है, राजस्थान में भी नो डाउट आज 14-10 का अंतर आ रहा है। वो भी देखने की बात है कि क्यों आ रहा है। और वहां पर भी ये लग रहा है कि वहां पर भी उलटफेर हो रहा है, कभी ठीक है, बिल्कुल। आरती विजय जी, हम आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर बता दें, इसके लिए हम सीधे चलते हैं न्यूज रूम। हमारे से जुड़ रही है हमारी सहयोगी गरिमा। गरिमा, क्या कुछ बड़ी खबर? कि जब अब जो टैली है स्क्रीन पर वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो भी लगातार बदलती जा रही है। और जिस तरह से सभी सीटों पर 400 सीटों पार के नारे लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे। हालांकि जो शुरुआती रुझान है उसमें तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। 400 पार के आंकड़े शायद शाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन लगातार हमने ये भी देखा कि जो विपक्षी दल है, जो इंडिया अलायंस है, वो भी ताबड़तोड़ टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जब हम शुरुआत में जब सुबह में जब ये मतगणना चल रही थी, जब रुझान सामने आए थे, तो हमने देखा भागीरथ की 303 सीटों पर एनडीए आगे चल रही थी। लेकिन फिर ये आंकड़ा बदला, 295 के आंकड़े के पार में अब एनडीए पहुंची है और दूसरी तरफ इंडिया भी 200 के पार। और इसके साथ ही जो विपक्षी दल के तमाम नेता हैं वो भी लगातार जीत के तमाम बड़े दावे भी कर रहे हैं। और हम ये भी दिख रहे हैं, और इसके साथ ही अब ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ना जिस तरह से लगातार पहले भी किया जा रहा था, मतदान जब चल रहा था उस दौरान भी हमने देखा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए वो नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे बागेरा, तो उस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उन्होंने कहा था जैसे ही परिणाम सामने आए तो उन्होंने कहा कि अपने पार्टी का अंतरकलह ये लोग छुपाते रहते हैं और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, क्योंकि ईवीएम के तो मुंह नहीं है। तो पार्टी की जो तमाम नेता हैं उनके अलग अलग मत है, और इनके मतों पर लेकर के जो इनके कांग्रेस के ही नेता हैं वो ये कह रहे थे कि ये तो उनकी निजी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो इनकी निजी प्रतिक्रियाएं हैं, उनके निजी बयान है। तो इस तरह की बातें लगातार हमने देखी। 2014 का अगर हम जिक्र करें तो 2014 मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 सीटों में से 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। 2019 में 28 सीटों पर, और इस बार जब जो 2024 है तो सभी 29 सीटों पर बीजेपी पहले से ही कह रही थी कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, एक वक्त था जब कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ संजय गांधी और कमलनाथ, और जो तस्वीरें हैं वो हमने भी अब बदलती हुई नहीं देखी, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वहां पर नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने अपने गढ़ में पूरी ताकत झोंकी, अपने बेटे को बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी और छिंदवाड़ा में तमाम बेहतरीन कार्य भी किए। लेकिन छिंदवाड़ा के अम्बरवाड़ा के ही विधायक को हमने देखा कि चुनाव के पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही इंदौर की अगर हम बात करें तो अक्षय कांति बम,
उन्होंने जिस पर कांग्रेस ने अपना भरोसा दिखाया था वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो तमाम जो 29 सीटें हैं, इन सभी सीटों पर हमने देखा कि दल बदल का सिलसिला, और इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की जब सरकार बनी मध्य प्रदेश में तो उनका जो प्रतिनिधित्व था उसे कहा गया कि वो और भी ज्यादा बेहतर है और अब बेहतर कार्य भी किए जा रहे हैं। और अब जो शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं भागीरथ, सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे चलेगी, यानी कि डबल डिजिट की बात जिस तरह से जीतू पटवारी कर रहे थे वो कहीं भी अभी तक शुरुआती रुझानों में सामने नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल गरिमा, अगर देखें बाकी राज्यों के मुकाबले, अगर देखें मध्य प्रदेश में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बाकी राज्यों में बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए अभी एनडीए 300 पार भी नहीं पहुंच पाया। 400 पार का नारा तो था लेकिन 300 पार भी नहीं पहुंच पाया एनडीए। हालांकि देखना होगा क्योंकि पिछले 1 घंटे से अगर देखें तो जो आंकड़े हैं उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं हो रहा है। शुरुआत में जरूर एनडीए ने 300 पार से शुरुआत की थी लेकिन धीरे धीरे ये कम होते गए, 280 के पास भी पहुंचे। लेकिन अभी जो ताजा रुझान है 293 पर है, लेकिन पिछले 1 घंटे से ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी 300 के बाहर चल पाएगी, क्योंकि अपने दम पर तो यहां पर बीजेपी अभी बहुमत नहीं दिख पा रही है, क्योंकि अभी एनडीए का जो आंकड़ा है वो 293। गरिमा आप बने रहिएगा, हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी राधेश्याम जी जुड़े हुए। राधेश्याम जी, देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मध्य प्रदेश की तरफ से भी गरिमा ने स्थिति बताई, सभी सीटों पर 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो जादू है बाकी राज्यों में क्यों नहीं चल पा रहा है, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं चल पा रहा है? इस बार एनडीए अभी 300 पार भी नहीं पहुंच पाई है। आपको लगता है कुछ स्थिति बदलेगी? देखिए, मैंने पहले भी इसी चैनल से 2-3 महीने पहले एक डिबेट में कहा था कि इस बार स्थिति दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो अनेक राज्यों में वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है आज सीटों के हिसाब से, वहाँ जो है इंडिया गठबंधन आगे है। राजस्थान में देखिए 2 बार लगातार जो है 25 की 25 जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैंने 11 सीटों के लिए उस समय भी कहा था कि कम से कम इन 11 सीटों पे बड़ा भारी जो है मुकाबला होने वाला है। अब जो है 12 सीटों पे जो है रुझान जो अब तक के हैं उनमें 12 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, 13 पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो आप देखिए हरियाणा में मतलब कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से जो है टक्कर में, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर देखिए इनको जो असफलता भी दिखाई दे रही है। अब बिहार में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिहार में तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, गठबंधन कोई विशेष कुछ कर नहीं पाया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति भी इसी तरह से जो है। बिल्कुल राधेश्याम जी, आपको रोकना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। गरिमा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी जो कि 2019 में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज कराई थी अमेठी सीट पर, अब 27,000 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट अमेठी सीट को लेकर के। अमेठी सीट ये वही सीट है जहां पर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के जनसभाएं की, और स्मृति ईरानी बढ़ चढ़ के जनसभाएं कर रही थी और कह रही थी कि जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका वोट हमें मिलेगा। स्मृति ईरानी को लेकर के हालांकि लोगों के बीच नाराजगी भी खूब देखी गई थी भागीरथ। जब चुनाव हो रहे थे उसके पहले से लगातार हमने देखा कि नाराजगी की तस्वीरें, लोग ये कह रहे थे कि स्मृति ईरानी जीत दर्ज कराने के बाद अमेठी पहुंचती ही नहीं है। और जो लोगों की नाराजगी है वो जो मतगणना चल रही है उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। 27,000 वोटों से यानी कि वो पीछे चल रही है। कांग्रेस यहाँ पर जिस तरह से आगे है, बढ़त बनाए हुए है, और 27,000 वोट यानी कि बड़ा मार्जिन भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हार जीत के लिए एक वोट ही काफी होता है। एक वोट से हार जीत तक तय हो जाती है। और 27,000 यानी कि स्मृति ईरानी जो कि देश में केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो यहाँ से हार रही है। अमेठी सीट जो कि वीआईपी सीट उत्तर प्रदेश की है सबसे ज्यादा, पूरा फोकस भी बीजेपी का यहाँ पे था। तमाम स्टार प्रचारक भी यहाँ पर पहुंच रहे थे भागीरथ। बिल्कुल वाकई, क्योंकि 27,000 वोटों से पीछे चल रही, जैसे आपने कहा, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था, और अब रायबरेली से चुनाव लड़े थे। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में यहां पर है। गरिमा बने रहेगा, आप हमारे साथ सीधे रुक करेंगे छतरपुर का। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता समीर अवस्थी। समीर, आपके क्षेत्र से क्या खबर सामने आ रही है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश शर्मा की खबराहो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और बता दूं, छतरपुर जिले में 3 लोकसभा सीट जुड़े हुए हैं, बड़ा मलेरा और
छतरपुर टीकमगढ़ भी जुड़े हुए हैं और दमोह भी। ऐसे में देखा जा रहा है जो भीषण गर्मी में यहाँ पर व्यवस्थाएं तो है, लेकिन कई जगह व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन फिलहाल रुझानों की अगर आप बात करें तो रुझानों में भाजपा आगे है, चाहे टीकमगढ़ हो चाहे दमोह हो या फिर खजुराहो लोकसभा। यहाँ पर एक प्रत्याशी है जो ये उम्मीदवार है ये बातचीत करना चाहते हैं। ये बताइए क्या देखते हैं? देखिए रुझान जैसे कि मोदी जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 400 पार, तो वो तो नहीं दिख रहा है ना। और बीडी शर्मा जी कह रहे थे हम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। आप देखिए वो 3 से 4 लाख वोटों से ही जीतेंगे। इसके जो बहुत सारे मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे, तो उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जनता वोट क्यों देगी? जो नारा था हम 400 पार जाएंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी कम सीटें आ रही हैं, 40 पर इंडिया गठबंधन आ गई है। आप अन्य प्रदेशों में भी जाइए ना, एनडीए की बहुत कम सीटें आ रही हैं। अभी अंतिम जो परिणाम आएगा उसमें और सीटें घटेंगी और एक आटे का मुकाबला चल रहा है। आप चाहे दूसरी लोकसभा को उठा के देख लें, कुछ वोटों से आगे हैं, 10,000 5,000 वोटों से। तो अभी तो कई राउंड बाकी हैं और अभी गणना कई राउंड की, जैसे राजनगर विधानसभा में है 10-12 राउंड हो चुके हैं, लेकिन अभी आप पीआरओ में जाइए आप वहाँ 5-6 राउंड है। चंदना में 2-3 राउंड बचे हुए हैं, 16 राउंड है, 14 राउंड 13 राउंड हो चुके हैं। आप पीआरओ में जाइए वहाँ पर 10 राउंड की नहीं है जानकारी। तो जो ऑथेंटिक परिणाम है वो बदलेंगे और चौंकाएंगे। और जो बहुत जोर जोर से नारा चला रहे थे कि हम 10 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे, और ऐसी भी खबरें आई थी कि कहीं जगह वोटिंग गड़बड़ तरीके से भी डाली हुई है। लेकिन अंत में आप देखना है। बिल्कुल समीर, ठीक है। मुझे लगता है कि सब मतदाताओं की अपनी राय है, क्योंकि जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया था उससे यहां पर बीजेपी अभी बहुत दूर दिखाई दे रही है। अब यहां तो मुश्किल भी ऐसा लग रहा है शायद बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला पाए। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी जरूर होगा। ठीक है आरती बजी जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग बड़ा आप लोग दावा कर रहे थे, अब तो यहां पर आप लोग 272 अपने दम पर लेकर आ पाए, इस पर भी बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। आरती विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है शायद आपने म्यूट करके रखा, उसका अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये जो आप कह रहे हैं कि एनडीए कमजोर पड़ रही है, अभी एनडीए कमजोर नहीं है। अभी आप ये देख लीजिए 295 सीटों पे तो अभी भी हम आगे चल रहे हैं, और धीरे धीरे जो टाइम बीतता जाएगा ये परिस्थिति चेंज होती जा रही है। और धीरे, क्योंकि आपने देखा होगा 1 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा, पहले जो जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने एडवांस लिया था वो अब नहीं हो रहा है, वो चेंजेस अब नहीं आ रहे हैं। इस हिसाब से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें और एनडीए की सीटें बढ़ती जाएगी, और ये जो हमारा पहला का रिकॉर्ड था 303 का उसको हम पार करेंगे, और एनडीए का जो 353 का था उसको भी हम पार करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन वाकई यहाँ पर एक बड़ा राज्य है। रवि परमार जी, देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। पिछले बार अगर देखें बीजेपी ने यहाँ से 62, एनडीए गठबंधन के साथ 64 ली थी। हालांकि पिछले बार बसपा सपा का गठबंधन था, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बार आप लोग का गठबंधन काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी काम कर रहा है, इसलिए आप लोग की सीटें अच्छी खासी बढ़ी है और एनडीए की सीटें अच्छी खासी घटी हैं अभी रुझानों में। देखिए निश्चित तौर पर मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तो ये तीसरे राउंड हुआ है, अभी बाकी राउंड बाकी है, और इंडिया गठबंधन ने मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ा था। आप बात कर लीजिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या कहीं भी किसी भी राज्य में हमने जहां भी चुनाव लड़ा है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है, लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति साफ दिखाई दे रही कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है उस तरह से साफ हो गया है। जो स्मृति ईरानी कहती थी जीत के बड़े बड़े दावे करती थी, आज वो पीछे चल रही है। राहुल गांधी जी 55,000 वोट से आगे चल रहे हैं रायबरेली से। तो जिस तरह से स्पष्ट हो चुका है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को स्वीकार करा, और ये जनता की सरकार होगी। ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, ये जनता की सरकार बनेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता कमलनाथ वो क्या कुछ कह रहे हैं एमपी के रुझानों को लेकर, वो भी सुना देते हैं। जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। हाँ, अभी 214 पद था जो मैंने लास्ट देखा, अच्छा बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं 20 राउंड हैं अभी तो।
रवि जी, ऐसा लग रहा है थोड़े से निराश लग रहे हैं कमलनाथ। वो ऐसा लग रहा है कि अभी से एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ हार रहे हैं, कह रहे हैं जो सो है जनता का जो फैसला है उसको हम देखेंगे, कुछ आकलन करेंगे हम। देखिए, उन्होंने कही कि अभी 30 राउंड हुआ है, 20 राउंड है, बाकी राउंड बाकी है और इसमें कई फैसले बदलते भी हैं। नहीं, लेकिन अक्सर हमने देखा ऐसे समय में जो नेता होते हैं वो कहते हैं अभी तो थोड़े से राउंड हुए हैं, बाकी राउंड में देखिएगा हम जीतेंगे, लेकिन जीतने वाला शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा जो है वो सो है, देखेंगे हम, आकलन करेंगे, जनता का फैसला है। देखिए, वो अपनी सीट को लेकर चिंतित हो सकते हैं, छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ जी का गढ़ रहा है, और आज उनकी छिंदवाड़ा सीट पर अगर अंतर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए चिंता का विषय तो जरूर है, और हम सबके लिए पूरा चिंता का विषय है। और इस पे हम मंथन भी करेंगे कि क्यों आखिर मध्य प्रदेश में हमारी सीटों पर अंतर कम होता जा रहा है, तो इसको लेकर हम लगातार मंथन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से रुझान देखे जा रहे हैं और पूरे देश की बात की जा रही है, तो देश में लगातार, जब अभी कमलनाथ जी ने कहा कि उन्होंने 214 देखा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब 228 हो चुकी है, तो ये अंतर कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी ये बढ़त दिखाई देगी आपको, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आपको दोबारा कहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं, ये देश की जनता की सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में धकेला है, लेकिन ये देश की जनता की सरकार होगी और इस पे जनता के निर्णय। मुझे लगता है सरकार किसी की बने वो देश की जनता की सरकार होगी, क्योंकि जो जनता होगी, जिनको वोट देगी, जो जीतेंगे उन्हीं को वो जिताना चाहती होंगी, इसलिए उनकी सरकार बनाइए। किसी की भी सरकार बने वो देश की जनता की सरकार होगी। परमिंदर कौर जी, देखिए आप लोग तो बाकी जगह समर्थन कर रहे हैं आपकी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को, लेकिन दिल्ली में आप लोग 4 सीटों पर लड़ रहे हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है गठबंधन में, लेकिन दिल्ली में वो कमाल नहीं चल पा रहा है जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का कमाल चलता है। हमें उम्मीद थी कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे दिल्ली में। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 4 से 5 सीटें गठबंधन को आएंगी, पर अभी रुझान आ रहे हैं। अभी जब तक फाइनल सोमनाथ भारती जी आगे चल रहे थे अभी तक, फिर पीछे हो गए, तो अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, देखते हैं फाइनली क्या होता है। फासला भी लेकिन बहुत सारी जगह बढ़ता जा रहा है, कहीं पर 41,000, 12,000, 18,000, 65,000, 35,000, 20,000, ये फासला है। तो ऐसा लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में इतना फासला, और ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे कि जबरदस्ती मुझे जेल में भेजा जा रहा है, बाकी दूसरे राज्यों में इसका क्या असर हो रहा पता नहीं, लेकिन दिल्ली में तो इसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाजपा ने एक होता है, इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, बराबर के अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल एक हमारे नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मानो ऐसा लगता है कि हाथ पीछे से बांध दिया गया है और पानी में फेंक दिया गया कि अब स्विमिंग करके दिखाइए आप। तो कुछ इस तरह से कैसे हाथ बांध दिया? वो तो उनको जमानत मिल गई थी, प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक बात बताइए, 20 दिन की जमानत, जब मुख्यमंत्री जेल में चला जाए, आप कार्यकर्ताओं के मनोबल की बात करते हैं। कैसे एक पार्टी जो एक नई पार्टी है, उनके जो शीर्ष पूरा नेतृत्व जेल लेकिन में उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, अब जेल का जवाब जनता आप वोट से देगी, ऐसा हमने माना था देगी। और अब फिर जनता जनार्दन है, कहा नहीं जा सकता कौन सा फैक्टर काम किया, क्या किया, कैसे हुआ, पर हम ऐसा मान रहे थे कि, और जनता में रोष है। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी स्टेट इलेक्शंस है नेक्स्ट ईयर, तो सारा देखिए, एक पिछले 2 इलेक्शंस में ये हमने ट्रेंड देखा है कि स्टेट में वो केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं और सेंटर में बीजेपी। ये अर्बन वोटर है। अगर आप इस पूरे इलेक्शन का देखें तो मैक्सिमम चेंज जो आया है वो रूरल वोटर्स में आया है। मैक्सिमम जो बीजेपी की परसेंटेज, वोट परसेंटेज ऑफ शेयर्स गिरी है, वो रूरल वोटर्स की गिरी है, और अर्बन वोटर्स ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये इलेक्शन के अपने मापदंड है, एक साइकोलॉजी है जो काम करती है, कौन से फैक्टर्स काम किए, कौन नहीं किए, इस सब पर मंथन होगा। पर हमने बहुत दमदारी से इलेक्शन लड़ा। 20 दिन जो केजरीवाल जी बाहर आके लड़े, उसमें भी उन्होंने कोई अपनी कसर नहीं छोड़ी। आगे जनादेश हमें एक्सेप्टेड है। बिल्कुल, और देखना होगा, हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर अच्छी खासी यहाँ पर एक जो मार्जिन है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन देखना होगा क्या कुछ बदलाव आएगा। लेकिन 2019 में पूरी की पूरी सीट यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी ने जीती थी। सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, और हमारे साथ जुड़ रहे रायसेन से हमारे संवाददाता राम यादव। राम, रायसेन से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? हाई प्रोफाइल चीज है, और यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान है और कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान 2.5 लाख वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है विदिशा लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इसके बाद फिर एक बार वो मैदान में है, और कहीं ना कहीं पाव वाले भैया यहाँ पर एक बड़ी बढ़त बना के यहाँ पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अमित शाह के बाद यहाँ पर एक बड़ी जीत यहाँ पर मानकर हम चल सकते हैं। अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान
ये दोनों जो नेता एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए शिवराज सिंह चौहान काफी लोकप्रिय नेता है और इसी का यहाँ पर सीधा सीधा फायदा और विदिशा लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर प्रताप भानु शर्मा को बड़ी बढ़त के साथ पछाड़ा है। जी राम, तो बिल्कुल वाकई देखिए जिस तरह से बीजेपी आश्वस्त थी कि शिवराज सिंह चौहान की सीट तो जीतेंगे ही, लेकिन बस इस बार ये देखना है कि वो कितने फासले से जीतेंगे। क्या जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो पिछले बार से ज्यादा इस बार जीत का मार्जिन होगा? एक बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 7 से 8 लाख वोटों के बीच में यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करेंगे और एक बड़ी जीत कहलाएगी ये। और इसी प्रकार जैसे अमित शाह है, उनकी भी बड़ी जीत मानी जा रही है देश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान का भी देश में एक बड़ा नाम यहाँ पर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि उनकी जो जीत का आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो यह वाकई यहां से एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है। आरती विजय जी, देखिए एक बड़ी जीत तो यहां पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो जादू है बाकी राज्यों में नहीं चल पा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें डेफिनेटली बीजेपी जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोटों का परसेंटेज भी डेफिनेटली जो आपका वोट राउंड बढ़ते जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज पे बढ़ेगा तो साथ के साथ हमारा विनिंग मार्जिन पे बढ़ता जाएगा, ये मेरा मानना है। और सभी जगह मैं ये मानता हूँ कि आने वाले टाइम में देखो घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, हम डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी 300 पार करेगी। 303 से जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसको हम पार करेंगे और 353 जो हमारा पुराना एनडीए का है उसको भी हम पार करेंगे। ये टाइम के हिसाब से 2-3 घंटे का टाइम आप लेंगे, ये डेफिनेटली स्थिति बनने वाली है। अगर नहीं किसी कारण से अगर नहीं बनती है तो जनता का जो भी हमारा ऊपर जो दिया है उसको हम आशीर्वाद लेकर के लेंगे। ठीक है राधेश्याम जी, देखिए अगर हम देखें शुरुआत में बीजेपी 300 के पार पहुंच गई थी इंडिया एनडीए गठबंधन, लेकिन फिर धीरे धीरे 280 तक आ गए। लेकिन पिछले अगर 1 घंटे से देखें कुछ थोड़ा सा मामला स्थिर था, लेकिन धीरे धीरे फिर यहां से एनडीए बढ़ता जा रहा। देखिए अभी 297 में पहुंच गया है और अभी कुछ देर पहले अगर आप देखेंगे कुछ घंटे पहले 280 के आसपास था। तो क्या आपको लग रहा है कि जो धीरे धीरे यहां पर बढ़त बना रही है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीजेपी एक कंफर्ट मेजोरिटी में पहुंच जाएगी? और आपको लगता है कि अगर ठीक है अभी एनडीए की यहां पर मेजोरिटी तो हो गई है, लेकिन क्या बीजेपी अपने दम पर एक मेजोरिटी जो जादुई आंकड़ा 272 उसको छू पाएगी? देखिए जिस तरह से 297 में अभी एनडीए की सीटें दिखाई जा रही हैं, निरंतर कुछ न कुछ बढ़ रहा है, ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसमें भागीरथ जी ऐसा माना जा सकता है जिस तरह का ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है वो आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से देश का जनमत जो है यूं लग रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को वापस देखना चाह रहा है। आम जन के सामने एक प्रश्न था, गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना, विभिन्न घटक इसमें शामिल हुए, लेकिन जनता के सामने राधेश्याम जी एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। गांधीनगर से अमित शाह 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। गांधीनगर से अमित शाह 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि पिछले बार भी ये आंकड़ा अच्छा खासा था, लेकिन अभी 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 49,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों से आगे चल रहे हैं। तो हैदराबाद से ओवैसी पीछे हैं, माधवी लता आगे। ये मुझे लगता है ये वाकई एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने माधवी लता को यहां से टिकट दिया था, उसके बाद से जिस आक्रामक तेवर के जरिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, इस बार लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी हैदराबाद में, और वो अभी रुझानों में दिखाई दे रहा है। हैदराबाद से माधवी लता आगे चल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ओबीसी के लिए बड़ा यहां पर एक सेटबैक होगा, क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है हैदराबाद में अगर ओबीसी को हरा देंगे तो मुझे लगता है जिस तरह से वो एक मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, शायद उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि हैदराबाद में अगर वो अपने गढ़ में हार जाते हैं तो फिर बाकी जगह पूरे देश में जो एक अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या पूरा हो पाएगा? लेकिन बाकी बड़ी खबर 5 लाख वोटों से आगे अमित शाह। राधेश्याम जी देखिए जिस तरह से जो एक जादुई आंकड़ा हम वाराणसी में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वाराणसी में तो हालांकि अभी 50,000 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं वोटों से। शुरुआती दौर में भले वो 5,000 11,000 वोटों से पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक जो एक बड़ा मार्जिन चाह रहे थे, वो बड़ा मार्जिन अमित शाह की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आप क्या मायने देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंकड़ा कम हो रहा है, अमित शाह का जो मार्जिन का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या वाकई राजनीति में कद भी अमित शाह का बढ़ते जा रहा है? भागीरथ जी देखिए, अमित शाह का कद कितना बढ़ता है ये तो मैं नहीं कह सकता अभी,
लेकिन ये बात बिल्कुल जो अपेरेंट फैक्ट्स जो हैं और सामने ये अब जितने रुझान जो आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी मैजिक तो कम से कम इस बार नहीं चल पाया है। यानी पूरे देश ने मोदी को एक नेता के रूप में, देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन जादू नहीं चल रहा है। और तो मात्र 49,000 वोटों से जब वो वाराणसी में आगे चल रहे हैं, तो एक ये नैरेटिव क्रिएट किया गया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कि मोदी मैजिक चल रहा है पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। राधेश्याम जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ है मुक्ता जी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जुड़े हुए हैं, वो उनसे चर्चा करेंगे। मुक्ता जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी हैं, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह के अभी जो रुझान आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जिट पोल से ऐसा लग रहा है कि उलटफेर सा आ रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मानता हूं ये मैसेज है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं देश के आम नागरिक। देश में जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनको रोकना चाहते हैं देश के आम नागरिक। जो राहुल गांधी जी ने 5 न्याय को लेकर पूरी मूवमेंट बनाई थी, उसको लेकर भी मैं मानता हूं कि उसको समर्थन किया है आम नागरिकों ने। जो भारतीय जनता पार्टी का धन बल, मीडिया के प्रति उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरफा रुझान और देश की सारी संस्थाएं बीजेपी को जिताने में लगी, उसके बावजूद भी देश के नागरिकों का इतना बड़ा समर्थन, ये मैसेज है इस बात का कि देश की सरकार सही रास्ते पे नहीं थी और नरेंद्र मोदी जी को देश के लोग हटाना चाहते थे। राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने कहा था कि आप इंडिया अलायंस को 295 सीट्स आएंगी, आपको क्या लग रहा है? अभी भी हमें भरोसा है कि इंडिया अलायंस को 295 सीट आनी चाहिए। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके का फिनोमा है, देश के संविधान को बचाने वाला है, देश के लोकतंत्र को बचाने वाला है। और देश में जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां हैं, आम जनता की परेशानियां, महंगाई से लेके और कुछ, इसके पक्ष में राहुल गांधी ने जो बातें की, देश की जनता ने एक तरह से अपना समर्थन दिया है। यूपी के बारे में क्या कहेंगे आप? यूपी में भी जिस तरह से सब जगह मैं मानता हूं कि देश के संविधान के अनुरूप जो वोट परसेंटेज है इंडिया गठबंधन का और नरेंद्र मोदी जी के एनडीए का, दोनों का लगभग आसपास है। जो 12-14% वोट ज्यादा था वो कम होके इंडिया गठबंधन का वोट सीटों में तब्दील कितना होगा, क्या ये वक्त बताएगा। पर ये मैसेज है कि इस देश की आधी आबादी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करे। और मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जीरो आ रहा है। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर 15,000 से नीचे की हार जीत चल रही है, ट्रेंडिंग चल रहा है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक, कहीं 3,000 है, कहीं 4,000 है, अंत तक परिणाम आएंगे, फिर पूरा अपना वक्तव्य देंगे। आपको नहीं लगता बीजेपी को 29 की 29 सीट मिल रही, जिस तरह से बीजेपी अभी मैंने जैसा कहा, कहना जैसे 9 सीटों पे 15,000 से 8,000 से 7,000 से ऐसी हार जीत का जो अभी 10 राउंड तक है। आखिरी सवाल, कांग्रेस में क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, खुश है, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। चलिए, तो ये आपने सुना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को। कांग्रेस में इस वक्त उत्साह का माहौल है और अब हमें देखना होगा, जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में रंगारोगन हुआ था, उसके बाद जो लड्डू के ऑर्डर हुए थे, कि अब जब रिजल्ट आएगा तो ये कितना फैसला, ये कितना सही था, ये देखना होगा। ओवर टू यू भागीरथ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी। जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 की 29 सीटों पर यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और बहुत सारी सीटों पर अच्छा खासा फासला हो गया। ऐसा लगता है शायद अब ये वापस पलटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परमिंदर कौर जी, देखिए मध्य प्रदेश में देखें तो ऐसा लग रहा है कि वाकई जादू चला है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पिछले बार 28 सीटें जीती थी, इस बार 29 की 29 सीटों पर आगे चल। छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कमलनाथ का गढ़ रहा है, वहां पर भी अच्छी खासी बीजेपी ने अभी बढ़त बना ली है। अगर शुरुआती दौर की बात करें, अब कितना आगे जाकर चीजें पलटती देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त 11:40 हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर हो सकती है? और मध्य प्रदेश का जादू दूसरी जगह क्यों नहीं चल पा रहा है बीजेपी का? हम देखें बहुत सारे राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रहा है, दिल्ली में चल रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रहा, महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ विपक्ष को भी थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है। क्या चुनावी रण में हम
कहीं पीछे रह गए या उन मुद्दों को हम ज़्यादा नहीं उठा पाए जो कि बाकी प्रदेशों में बेहतर उठाए गए। देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ तो थी, पर बहुत सालों से ऐसा देखने में आया है कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश को भी एक तरह से बीजेपी ने अपना गढ़ सा बना लिया और जिसमें सेंध लगानी काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है ऑपोजिशन को और संगठित होके और एनर्जी के साथ और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना और विजिलेंट का रोल प्ले करना, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन को और स्ट्रांग होना पड़ेगा और जो भी सत्ता पक्ष की कमियां हैं उसको कंटिन्यूसली उजागर करना पड़ेगा और फील्ड में बने रहना पड़ेगा अगर हमें बीजेपी को उखाड़ना है यहाँ से। रवि वर्मा जी, देखिए, जहां पर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर अगर हम राजस्थान को थोड़ा छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी जगह थोड़े से आप लोग बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां आप लोग गठबंधन के साथ में, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहां बड़ी पार्टी सपा है, महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां पर एनसीपी है, शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, वहां पर कुछ चीजें स्थिति अलग दिखाई दे रही है। क्या वाकई कांग्रेस अभी उतना मजबूत मध्य प्रदेश में नहीं है या दूसरी जगह नहीं हो पा रही है, दूसरे सहयोगियों के साथ बेहतर काम कर रही है, लेकिन अपने दम पर कांग्रेस अभी भी उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस लगातार अपनी मजबूती पर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। बात की जा रही है जिस तरह से गठबंधन की, तो गठबंधन में निश्चित तौर पर हम दुगनी मजबूती के साथ में है। और जिस तरह से बात है कि ये चीज़ें हो रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात की जा रही, तो यहाँ पर हम मंथन करने को तैयार है। और पहले भी हमने इस चीज़ को लेकर मंथन किया था, आगे भी इस चीज़ को लेकर मंथन करेंगे। और जिस तरह से अभी माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि 9 से 10 सीटें हैं जिन पर कि काफ़ी कम मार्जिन के साथ में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर अभी स्थिति साफ नहीं है। आप देखिए, 2-3 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। जब 8वें-10वें राउंड तक गिनती की बारी आएगी तो तब स्थिति साफ होगी कि कांग्रेस की कई सीटें मध्य प्रदेश में निकलती हुई दिखाई देगी। और देश में भी इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से अब भी लगातार इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ रही है, तो देश में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस का। ठीक है, लेकिन वाकई इस बार थोड़ा सा मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तकरीबन 11:15 बज चुके हैं, 11:15 बज चुके हैं, लेकिन यहां पर ऐसा अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ पा रहा कि कौन परफेक्ट मेजोरिटी के साथ है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे राउंड बाकी। सीधे रुख करेंगे हरियाणा का, जहां पर जिनसे हमारे से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। संजय, हरियाणा की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? कांग्रेस बढ़त में है। जहां मैं सोनीपत लोकसभा से मैं कवरेज कर रहा हूं, तो जींद में जींद, उचाना और पकड़ों के अंदर बात की जाए तो सोनीपत लोकसभा जो कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी वो बढ़त में नजर आ रहे हैं। संजय, लेकिन यहां पर देखिए वाकई आखिर ऐसा क्या, क्योंकि जिस तरह से क्या यहां पर गठबंधन तोड़ना बीजेपी को नुकसान हो गया लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी के साथ? जी बिल्कुल, ये बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, जेजेपी से गठबंधन तोड़ना वो बड़ा नुकसानदायक है भाजपा के लिए। क्योंकि 6 सीटों पर यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है और 4 सीटों पर यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या इसमें कुछ आपको लग रहा है तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, तस्वीर बदलती नजर आ रही है और जनता ने जो मूड बना रखा है, अब की बात परिवर्तन चाह रही है जनता और भाजपा से नाराज नजर आ रही है जनता हरियाणा की। ऐसे कौन से ऐसा लग रहा है आपको वहां पर मुद्दे थे जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? मुद्दों की बात की जाए सर, जींद के अंदर जो है सड़कें हैं, जो बात है शिक्षा को लेकर है, रोजगार को लेकर है, और खासकर यहाँ के जो विधायक है उनको लेकर काफी नाराजगी है लोगों। बिल्कुल ठीक है संजय जी, आप बने रहिएगा। राधेश्याम जी, देखिए हरियाणा को लेकर देखें, पिछली बार ये एक ऐसा स्टेट था जहां पर बीजेपी की सारी सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। इस बार 6 सीटों पर कांग्रेस आ गए और 4 सीटों पर सिर्फ बीजेपी आ गई। यहां से अच्छा खासा नुकसान हो रहा है 6 सीटों का। भागीरथ जी, जहां तक हरियाणा का सवाल है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी निराशाजनक स्थिति है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक तथ्य की ओर हमें ले जाता है। वरना वहां के लिए तो ऐसे माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार खाता ही नहीं खुलना है। मैं आपको आज क्लियर है मेरी कि उसके एक केंद्रीय मंत्री 2 महीने तक जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कोशिश करते रहे, अपना ग्राउंड तलाशते रहे, उनको निराश होकर के वापस और जो है वहां से छोड़ना पड़ा। हरियाणा की स्थिति तो बहुत बुरी थी। 4 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अनेक लोगों और वहां से जैसा हम लोग बात कर रहे थे,
हम जानकारी ले रहे थे वहां की, तो उससे तो ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता खुलना मुश्किल है। व्यापारी वर्ग पूरी तरह से नाराज था, किसान वर्ग पूरी तरह से नाराज था, वहां का युवा बेरोजगारी के चलते बड़ा भारी नाराज था। तो वहां कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही हैं, ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। वहां तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत होनी चाहिए थी, 10 की 10 सीटें आनी चाहिए थी। ठीक है आरती विजय जी, राधेश्याम जी कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कि यहां से एक भी सीट आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, तो कम से कम 4 सीटें आपको मिल रही है, लेकिन पिछले बार से आपको बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पर, 6 सीटों का नुकसान। क्या जेजेपी से गठबंधन तोड़ना आपको यहाँ पर नुकसान साबित हो रहा है? क्योंकि अगर वो गठबंधन में रहते तो मुझे लगता है शायद 4 से ज्यादा सीटें आपके हिस्से में आती। देखो मेरा मानना है कि नो डाउट आज जो जेजेपी की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है उसका एनालिसिस किया जाएगा, बट मेरे को ये मानना है कि उन्होंने सोच समझ कर जो भी काम किया होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो हरियाणा की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया होगा। और मेरा एक मानना है, आप मानो या मत मानो, कि एक जो चाल चली थी, इन्होंने ये कहा था कि संविधान में संशोधन इसलिए करना चाहते हैं कि आरक्षण को हटाना चाहते हैं, शायद वो बात थोड़ा काम कर गई, मेरे को हिंदी बेल्ट के अंदर वो काम थोड़ा ज्यादा कर गई, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फर्क पड़ा है, बट थोड़ा बहुत जो हमको डेंटिंग हो रही है, थोड़ा बहुत ही नहीं है, कई हिसाब से तो अगर हम देखें यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, और ये जो डेंटिंग हो रही है, ये तगड़ी डेंटिंग इसलिए हो रही है कि कहीं वो काम नहीं कर गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा इरादा तो कुछ दूसरा था। अगर 400 सीटों की बात ये थी कि पीओके को लेना और कुछ करना है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कई काम करने थे, बट उन्होंने एक गलत डायरेक्शन दिया, और हो सकता है कि उसको हमारी पार्टी को डेंट हो, एनडीए को डेंट हो। ठीक है रवि जी, जिस तरह से कह रहे आरती विजय जी कि 400 पार अगर एनडीए आ जाएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या ये बात आपकी जनता ने समझ आ गई उनको? इसलिए शायद यहाँ पर जो सीटें का हम देख रहे हैं इसमें भारी नुकसान हो रहा है एनडीए गठबंधन को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा था कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं कि हमें संविधान खत्म करना है, लेकिन यह देश की जनता साफ समझ चुकी है। और देखिए, सरकार भी नहीं बन रही, अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, अभी 3-4 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी शुरुआती रुझान में 300 पार नहीं कर पाई, वो 400 पार करना तो असंभव है। और जो कांग्रेस है उसका भी सीटें, जो इंडिया गठबंधन की सीटें, वो लगातार बढ़ेगी, और जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है, तो ये 3-4 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को देश की जनता ने नकार चुकी है। ठीक है, लेकिन परमिंदर कौर जी देखिए तकरीबन 12 बज गए हैं, क्योंकि अगर देखें बहुत सारी जगह ऐसा स्थिति आ गई, कहीं पर 50,000 वोटों से कोई आ गए, कहीं पर कोई 1 लाख वोटों से आ गए, तो अब कितनी स्थिति यहाँ पर बदलेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन वाकई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जनता, हर राज्य के हिसाब से जनता का मूड अलग अलग दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश अगर देखें, दिल्ली अगर देखें, तो यहाँ पर एक तरफा बीजेपी जीत रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में लेके जाए तो वहां पर बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। तो क्या आप भी इसको समझते, महसूस करते हैं कि जहां पर सिर्फ कांग्रेस अकेले बीजेपी के सामने है, अगर राजस्थान छोड़ दें, हरियाणा में जेजेपी के शायद वहां से गठबंधन टूटने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य, बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस बीजेपी के सामने थी, वहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां पर दूसरी स्थानीय पार्टी थी, वहां पर अच्छा खासा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस ने अपने दम पर भी अपनी टैली काफ़ी इंप्रूव की है। पिछली बार की 52 की सीटों से अब 100+ सीटों पे कांग्रेस पहुंच गई है। तो ऐसा कहना कि जहां 1-on-1 फाइट थी वहां कांग्रेस ने बुरा किया, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने भी पूरे दमखम से, हाँ, गठबंधन का बहुत फायदा हुआ है, वोट की एकजुटता बढ़ी है, जो विपक्ष है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बन के खड़ा हुआ है। और जैसे एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि ये तो एक तरफा लड़ाई है, इलेक्शन के रिजल्ट मैटर नहीं करते, और आगे आने वाले 100 दिनों की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो ये सारी, मुझे ऐसा लगता था पूरी जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल किया कि किसने हक दिया है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को आने वाले 100 दिनों की प्लानिंग करने का? क्या आपको मैंडेट मिल गया था? यानी कि पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को अंडरमाइन किया गया है, पूरा इसको ऐसे समझा गया कि ठीक है, लेकिन संक्षेप में पंजाब पर भी, पंजाब में आपकी सीटें बहुत कम हो रही हैं यहाँ पर। देखिए, एक फैक्ट तो है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है, जो जिसका अभी बस 2 ही प्रदेशों में अपना प्रेजेंस है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में हमेशा जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो एक सेंट्रली स्ट्रॉन्ग पार्टी को अपना वोट देना चाहती है, जो कि रिप्रेजेंट कर पाए उनको सेंटर में। पर इतना तो तय है कि ये
एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वोट था। ये बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आया है। और देखिए पंजाब में तो ऑपोजिशन में बीजेपी थी ही नहीं, ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी, तो उनकी मजबूरी थी कि वो एकजुट होकर फिर बीजेपी को वो स्पेस देना नहीं चाहते थे ऑपोजिशन की। तो हर स्टेट की अपनी मजबूरियां थी, इलेक्टोरल मजबूरियां थी। ये जो सारी पार्टियां एक साथ आई हैं, ये संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। बहुत सारे इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे होंगे कि प्रदेशों में आपस में भी वो लड़ रही हैं, जैसे केरला हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया। तो ये इन मजबूरियों के साथ, इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ लड़ते हुए भी हम अगर एक डिसेंट मुझे लगता है एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उस वक्त हम और इस पर बेहतर हम चर्चा कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर कौन कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा है। इस बार सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। मनोज, दिल्ली में क्या कुछ, क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी भी अभी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सभी सीटों पर दिल्ली में बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ फेरबदल दिखाई दे रहा है आपको? वहां पर कुछ हो सकता है फेरबदल? देखिए, दिल्ली की जहां तक बात करें 7 सीटों पर लगातार चुनाव में वोटिंग जारी है। मैं इस वक्त नंदनगरी उत्तर पूर्वी जिले पे हूं, जहां से प्रत्याशी है मनोज तिवारी और कन्हैया, और पूरी दोनों की आपस में टक्कर है। अभी हालांकि मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं और तमाम सीटों पर बीजेपी अभी आगे चली हुई है। लेकिन ये जल्दबाजी होगी कि अभी रिजल्ट का टाइम लगभग 2 बजे के आसपास नतीजे आने शुरू होंगे, तभी हम लोग फाइनल कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी दिल्ली से ज्यादा फाइनल आगे चल रही है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मनोज तिवारी यहाँ से 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुछ आपको लगता है, क्योंकि 40,000 वोट अगर तकरीबन 12 बज गए हैं और यहाँ पर कुछ फेरबदल हो सकता है? हालांकि धीरे धीरे चीजें ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें बीच में शुरुआत में एनडीए 300 पार हो गया था, फिर बाद में कुछ समय बाद 280 हो गया, अब कम से कम एक थोड़ा स्थिरता आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो, अगर मनोज तिवारी की आप बात करें 40,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं, वो कुछ फेरबदल हो सकता है इसमें? तो मनोज तिवारी से मेरी रात भी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जीत मेरी निश्चित है, आप मेरे जश्न का इंतजार करें। और आज वही चीज सामने आती दिख रही है, जैसे कि वो भारी मतों से आगे चल रहे हैं। और ये, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कहना जल्दबाजी होगा कि जब तक नतीजे नहीं आते तो हम साफ इन चीजों को नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि 12 बजे के आसपास या 1 बजे तक एक स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इंतजार करना पड़ेगा। शायद 3-4 बजे तक स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और जो स्थिति उस वक्त होगी शायद फिर वहां से वापस पलटना मुश्किल हो सकता है। अभी भी ऐसा उम्मीद की जा सकती है, बहुत सारी सीटों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आरती विजय जी, रवि परमार जी, परमिंदर कौर जी, राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार स्वदेश न्यूज में हम सुबह से ही आपको अपडेट दिखा रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहां पर अब बात करें एनडीए जिस तरह से दावा लेकर चल रही थी 400 पार का, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 300 पार भी यहां पर ऐसा लग रहा थोड़ा सा मुश्किल है, और अपने दम पर बीजेपी क्या बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं और कुछ और घंटे इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन लगातार स्वदेश न्यूज पर अपडेट जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।